रेलगाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। प्लेटफॉर्म दूर निकल चुका है। तनु की आंखें अचानक खुलती हैं। चारों ओर अजनबी चेहरे, अपना सामान और परिवार कहीं नहीं। हे भगवान, मैं कहाँ हूँ? विकास भैया, मीरा दीदी, माँ जी, कोई है? मेरी नींद के कारण मैं कहाँ पहुँच गई? तनु के आंसू बहने लगते हैं। उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो अपने मोबाइल के लिए अपने बैग में हाथ डालती है, लेकिन वो भी नहीं मिलता। 1 महीने पहले तनु की शादी को 6 महीने हो चुके थे। अपने ससुराल में उसकी नींद की आदत पहले से ही चर्चा का विषय थी। आज मीरा और तनु बाजार से सब्जियां लेकर बस स्टॉप पर बैठी थी। तनु, बस आने वाली है, थोड़ा सीधे बैठो। तुम्हें हर जगह नींद कैसे आ जाती है? तनु आंखें बंद किए हुए सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। दीदी, बस 2 मिनट और। वैसे भी घर जाकर बर्तन मांजने हैं, खाना बनाना है, थोड़ा आराम कर लूं। तनु, हम घर में नहीं, सार्वजनिक जगह पर हैं और हमें जल्दी पहुंचना है। कल अमित वापस आ रहा है, तुम्हारे पति, याद है ना? अमित को आने दीजिए, वो भी क्या करेंगे? 2 महीने बाद आए हैं। वैसे भी उन्हें तो बस अपनी नौकरी से मतलब है। बस आए तो जगह देना दीदी। मेरी छोटी बहू को नींद के सिवा कुछ नहीं सूझता। किस घर से ब्याह लाए हो इसको, विकास? मीरा को सास की बातें याद आती है। वो तनु को हिलाकर जगाने की कोशिश करती है, लेकिन तनु गहरी नींद में चली जाती है। तब बस आती है और मीरा की भाग दौड़ के बावजूद बस निकल जाती है। बस छूट जाने पर मीरा गुस्से से लाल हो जाती है। तनु धीरे धीरे आंखें खोलती है। तुम्हारी इस आदत से पूरा परिवार परेशान है तनु। बस निकल गई है और अब अगली बस शाम के 6 बजे आएगी। माँ जी को क्या जवाब दूंगी मैं? क्या कहूंगी उनसे कि तुम्हारी देवरानी को बस स्टॉप पर नींद आ गई? मुझे माफ कीजिए दीदी, मेरी आंख लग गई थी। मैंने बहुत कोशिश की जागने की, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, जैसे कोई मेरे शरीर को अपने कब्जे में ले लेता है। हर बार का यही बहाना। कल अमित आ रहे हैं, तुम्हारे पति, 2 महीने बाद। उनके सामने क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? और माँ जी, वो तो मुझे ही दोष देंगी, कहेंगी मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। दीदी, मुझे अपनी आदत पर शर्म आती है। सोचती हूँ कि कितनी अच्छी बहू बनूंगी, लेकिन हर बार सब बिगाड़ देती हूँ। मेरे मायके में भी सब मुझे सोती हुई राजकुमारी कहकर चिढ़ाते थे। अच्छा, रोना बंद करो। अब क्या करें? हम कहीं घूम लेते हैं, समय कट जाएगा। हाँ दीदी, हम पास के मंदिर जा सकते हैं। शायद भगवान मेरी नींद का इलाज बता दे। घूमने का मन है तुम्हारा? आज घर पर कमला माजी के दोस्त आने वाले हैं और तुम्हारी नींद के कारण हम फंस गए हैं यहाँ। भगवान नहीं, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर की। तभी मीरा का फोन बजता है। विकास का फोन था। हेलो मीरा, अरे कहाँ हो तुम लोग? माँ जी आग बबूला हो रही हैं। हर 5 मिनट में घड़ी देख रही हैं और कह रही हैं कि बहुएं घर के काम से भाग गई हैं। जी, वो हमारी बस छूट गई तनु की नींद के कारण। क्या? फिर से? अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है ना कि आज सुषमा बुआ जी भी आ रही हैं पहली बार हमारे घर। और सिर्फ माँ ही नहीं, उनकी वो चुगलखोर दोस्त रमा काकी भी आ रही हैं। अरे पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है विकास, मैं क्या करूं? हम शाम की बस से ही आ पाएंगे, इससे पहले कोई बस नहीं है। उन्हें कहो कि वो हमें लेने आ जाए दीदी, मेरी गलती है, मैं माफी मांग लूंगी सबसे। विकास, क्या आप हमें लेने आ सकते हैं? मैं जानती हूँ बहुत बड़ी बात है, लेकिन। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? माँ को क्या बताऊंगा? वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। विकास प्लीज, मेरी इज्जत का सवाल है, कह देना ना कि ऑफिस का कोई जरूरी काम है। ठीक है, लेकिन याद रखना ये आखिरी बार है। आगे से देवरानी जी को सोने से पहले 100 बार सोचना होगा। मीरा राहत की सांस लेती है। विकास माँ से ऑफिस जाने का बहाना बनाकर निकल जाता है। कुछ देर बाद विकास उन्हें लेने आता है। उसके चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ नजर आता है। तन्नू, ये मेरे परिवार का मजाक बना रखा है तुमने। हर बार तुम्हारी नींद परिवार के लिए मुसीबत बन जाती है। और पता है माँ ने क्या कहा जब मैं निकल रहा था? अरे मेरी बहू को नींद का रोग है या आलस का?
भैया, मुझे खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। मैं सच में कोशिश करती हूँ जागने की, लेकिन जैसे कोई जादू हो जाता है और मेरा बस ही नहीं चल पाता। कोशिश, तुम्हारी कोशिश। अरे तुम्हें पता भी है अमित कल आ रहा है 2 महीने बाद। माँ ने पूरे घर को सजाने की योजना बनाई थी, खास पकवान बनाने थे। सब कुछ बिगड़ गया तुम्हारी इस आदत के कारण। पता नहीं अमित कैसे झेलता है तुम्हें। घर पहुंचने पर कमला देवी उन्हें देख लेती है। विकास झूठ बोलता है कि वो दफ्तर की फाइल लेने आया था और रास्ते में इन दोनों से मिल गया। कैसी बहुएं हैं मेरे घर में, एक तो घर के काम से भागती है और दूसरी हर वक्त सोती रहती है। तुम्हारे मायके में तुम्हें कोई जगाता नहीं था क्या? माँ जी, मैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सुषमा बुआ जी आ गई हैं। उनके साथ उनका बेटा राहुल भी है। सबको मेरा नमस्ते। कैसा है मेरा परिवार? नमस्ते सबको। कैसा है मेरा प्यारा परिवार? आओ बहन, तुम्हारा ही इंतजार था। ये देखो तुम्हारी छोटी भतीजी बस आते ही पड़ गई है काम पर। तनु शर्मिंदा होकर सिर झुका लेती है। सुषमा बुआ जी उसे गले लगाती है। अरे नई बहू है, थक गई होगी। चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। मासी जी, आपकी तारीफ सुनकर आया हूँ। आपका खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। आज क्या बनाया है आपने? कमला देवी का मूड अच्छा हो जाता है। सब लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। मीरा और तनु रसोई में व्यस्त हो जाती हैं। कुछ दिन बाद सुबह का समय, तनु के पति अमित आ चुके हैं। सभी नाश्ता कर रहे हैं। तन्नू, कल हमें मेरे ऑफिस के लिए दिल्ली जाना है 2 दिन के लिए। तुम अपनी जरूरत की चीजें पैक कर लो। दिल्ली? लेकिन आप तो अभी अभी आए हैं। ये प्रमोशन के लिए जरूरी मीटिंग है तन्नू, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। हाँ हाँ, जाओ दिल्ली घुमाओ। वैसे भी यहाँ तो तुम्हें नींद ही आती रहती है। माँ जी। अगले दिन अमित और तनु दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में बैठे हैं। तनु को फिर से नींद आ रही है। तनु, मैं कॉफी लेकर आता हूँ, तुम सामान पर नजर रखना। हाँ, मैं नजर रखूंगी। अमित के जाते ही तनु की आंखें बंद हो जाती है। वो गहरी नींद में सो जाती है। कुछ देर बाद ट्रेन रुकती है। बहुत से लोग उतरने चढ़ने लगते हैं। दरवाजे के पास खड़ा एक व्यक्ति तनु का बैग उठा लेता है। अमित वापस आता है, लेकिन वो देखता है कि तनु का बैग गायब है और तनु गहरी नींद में है। अरे तन्नू, उठो। और तुम्हारा बैग कहाँ है? बैग? वो तो यही था। मैंने कहा था ना, सामान पर नजर रखो। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ नींद की पड़ी है। अरे इसमें हमारे सारे जरूरी कागजात थे, मेरे मीटिंग के दस्तावेज थे। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अमित गुस्से से उठकर चला जाता है। तनु रोती हुई बैठी रहती है। तभी उसे याद आता है कि बैग में अमित की मीटिंग के जरूरी दस्तावेज थे। वो डर कर कांपने लगती है। मेरी इस आदत ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अमित की नौकरी, मेरा परिवार, सब कुछ। अगले दिन वो वापस घर लौट आते हैं। सभी उनके जल्दी वापस आने से हैरान हैं। अमित गुस्से में सीधा अपने कमरे में चला जाता है। अरे क्या हुआ, तुम लोग इतनी जल्दी क्यों लौट आए? माँ जी, मेरी गलती है। मेरी नींद के कारण हमारा बैग चोरी हो गया। सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं। सुषमा बुआ जी, जो कुछ दिनों के लिए रुकी हुई थी, तनु के पास आती हैं। बेटी, कभी कभी हमें अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारी इस आदत ने आज तुम्हें बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैं क्या करूं बुआ जी, अमित मुझसे बात तक नहीं कर रहे हैं। हर समस्या का हल होता है बेटी। कल से हम मिलकर इसका इलाज शुरू करेंगे। मैं डॉक्टर से बात करूंगी। 3 महीने बाद तनु की नींद की आदत में काफी सुधार आ चुका है। डॉक्टर की सलाह, योग और परिवार के सहयोग से वो इस बीमारी से उभर रही है। आज मेरे लिए बहुत खास दिन है दीदी। अमित ने मुझे माफ कर दिया है। तुमने सच में बहुत मेहनत की है तनु। हम सब तुम पर गर्व करते हैं। परिवार के सभी सदस्य बैठकर इकट्ठा हैं। कमला देवी तनु के सिर पर हाथ रखती है। मेरी बेटी,
तुमने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया। मैं तुम पर बहुत गर्व करती हूँ। और इस बार प्रमोशन मिल गया है, हम सब साथ घूमने जाएंगे। मैंने अपनी नींद से जीतने के लिए खुद से एक वादा किया था। अब मैं सोऊंगी भी और जागूंगी भी समय पर। सब हंसते हैं। सुषमा बुआ जी गले लगाती है तनु को। देखा, मैंने कहा था ना, सब्र का फल मीठा होता है। तनु के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक है। वो अब अपनी कमजोरी से ऊपर उठकर एक मजबूत इंसान बन गई है। आज से मेरी नींद मेरी गुलाम है, मैं इसकी गुलाम नहीं हूँ। सारा परिवार तालियां बजाता है। तनु की आंखों में आंसू है, पर ये खुशी के आंसू है। रामगढ़ गांव के लोग हंसी खुशी अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। रामगढ़ गांव में लोग अपनी खेती से इतना तो कमा ही लेते थे कि अपना गुजर बसर कर सके। वहीं गांव में एक कुआं भी था जो सालों से सूखा नहीं पड़ा था। उसी कुएं से लोग पानी भरा करते और उसी कुएं का पानी भी गांव के लोग पीते थे। एक रोज सुबह के समय हरिया की पत्नी गौरी हरिया से गांव के कुएं से पानी लाने को कहती है। सुनिए जी, मुझे खाना बनाना है, आप कुएं से पानी ला देते तो मैं खाना बना लेती। कल शाम में मुझे समय नहीं मिल पाया था तो कुएं से पानी नहीं ला पाई। ठीक है, तुम खाने की तैयारी करो और मैं अभी कुएं से पानी लेके आता हूँ, फिर मुझे ना काम पर भी तो निकलना है। इतना बोलकर हरिया पानी लाने के लिए कुएं पर पहुंच जाता है। जैसे ही हरिया कुएं से पानी निकालने लगता है, वैसे ही हरिया की कीमती घड़ी कुएं में गिर पड़ती है। अरे ये क्या हो गया? मेरी कीमती घड़ी पानी में कैसे गिर गई? अब इसे कैसे निकालूं? हरिया कुएं में पानी निकालने के चक्कर में अपनी घड़ी कुएं में गिरा लेता है और अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर वो अपनी घड़ी को कैसे निकाले। इस बार तो कुछ लग रहा है कि बाल्टी में आया है, लेकिन ये तो मेरी घड़ी नहीं है। मुझे तो मेरी अपनी घड़ी चाहिए। अब हरिया अपनी घड़ी ढूंढने के चक्कर में बहुत सारा पानी कुएं से निकालता है और उस दौरान हरिया के पास कभी दूसरे की घड़ी या गले का हार और भी बहुत कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिसे देखकर किसी के मन में भी लालच आ जाए। लेकिन हरिया उन सभी चीजों को वापस कुएं में डालता रहता है क्योंकि हरिया को सिर्फ अपनी घड़ी चाहिए थी। अब भी हरिया लगातार अपनी घड़ी ढूंढ रहा था। तभी कुएं से अचानक आवाज आती है। मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हुआ। तुम एक नेक दिल इंसान हो। कौन हो? सामने आओ। सामने कोई आता क्यों नहीं है? मैं कहता हूँ, कौन हो तुम? मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मेरा उद्देश्य किसी को डराना नहीं है। मैं तो कब से तुम्हारी ईमानदारी को देख रहा हूँ। ये आवाज तो कुएं से आ रही है। लगता है ये कुआं जादुई है। मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। तुम जिस अपनी कीमती चीज को ढूंढ रहे हो वो मैं तुम्हें लौटा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी तरफ से एक और कीमती उपहार दे रहा हूं मैं। मेरी कीमती घड़ी आखिरकार मुझे मिल गई। और ये घड़ी, ये तो मेरी नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ये मेरी तरफ से है, तुम इसे ले सकते हो। नहीं जी, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपनी घड़ी शहर से लेके आया हूँ। मैं तो इसी में खुश हूँ। मुझे वाकई तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई। अब हरिया काफी समय बाद अपने घर कुएं से पानी लेकर पहुंचता है, लेकिन इधर गौरी गुस्से में हरिया से कहती है। तुम्हें पता भी है तुम कितने लेट आए हो? मैं यहाँ खाना बनाने का इंतजार कर रही हूँ और तुम हो कि बाहर जाकर ये भूल ही गए कि तुम किसी काम से गए थे। अरे तुम तो मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही हो। अरे मेरी बात तो सुनो पहले। अगर तुम्हारा ये बहाना है कि कुएं पर भीड़ थी या तुम्हें कोई मिल गया था, तो ये बोलने की कोशिश भी मत करना। अरे नहीं भाग्यवान, ये बात नहीं है। पहले तुम मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं पहले ही खाना बनाने में लेट हूँ। अरे तुम्हें पता भी है, पानी निकालते वक्त मेरी घड़ी कुएं में गिर गई। इसका मतलब तुमने इतनी कीमती घड़ी कुएं में गिरा दी? तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है, तो तुम बोल क्यों नहीं देते कि मुझसे एक काम नहीं होगा? लेकिन मेरी घड़ी कुएं ने मुझे लौटा दी। सुनने से पहले ही सुना दिया इतना। अब ये कौन सा सपना बता रहे हो तुम मुझे? मैं पागल दिख रही हूँ? पहले बोलते हो कि मेरी घड़ी कुएं में गिर गई है, फिर कह रहे हो कि वो घड़ी कुएं ने मुझे लौटा दी। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। उस कुएं से आवाज आ रही थी और तुम्हें पता है
वो कुआं ना मुझे एक और घड़ी दे रहा था, तो मैंने मना कर दिया। और जब मैंने कुएं में ना बाल्टी डाली पानी निकालने के लिए, तो उस वक्त पानी की जगह बाल्टी में सोना और चांदी की चीजें ऊपर आने लगी। क्या बात है, मुझसे बचने के लिए इतनी अच्छी कहानियाँ बनाई जा रही है। अभी मैं खाना बना लूं, फिर तुमसे निपटती हूँ। अरे मेरी बातों का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, तुम खुद कुएं पे जाओ और जाके देख लो। गौरी तो हरिया की कोई भी बात सुनती नहीं, लेकिन हरिया का पड़ोसी भोला ये सब सुन लेता है। अरे ये क्या बात है, इसका मतलब हमारे गांव का वो जो कुआं है जिसमें हम पानी भरते आए हैं आज तक, वो अनोखा कुआं है, कोई साधारण कुआं नहीं है। अब देर शाम जब भोला कुएं के पास पहुंचता है तो वो कुएं में झांक कर कहता है, अब मैं भी इस कुएं में अपना ये पैसा फेंक कर कुएं से इसके बदले ज्यादा पैसे मांगूंगा। भोला जैसे ही कुएं में पैसे फेंकता है वैसे ही वो कुएं से कहता है, मैंने सुना है इसमें जो भी कुछ फेंको डबल मिलता है, मुझे भी मेरे पैसे डबल करके चाहिए। अरे ये क्या हुआ, कुएं से कुछ आया क्यों नहीं बाहर, कहीं पानी निकालने पर तो नहीं आएगा। ठीक है, मैं पानी निकाल कर देखता हूँ। ये कुआं जानबूझकर लोगों को लूट रहा है, धोखेबाज कहीं का। इतना बड़ा दुस्साहस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कुएं में से आवाज आने के बाद ही कुएं में जो भी पत्थर भोला ने फेंके थे वो सभी वापस से भोला के ऊपर गिरने लगते हैं और भोला भी वहां से भूत भूत चिल्लाता हुआ भागने लगता है। अगली रोज जब कुएं में रज्जो पानी लेने जाती है तो वो देखती है कि कुआं गंदा पड़ा था। कुएं का पानी एकदम गंदा हो चुका था और रज्जो ये देखकर सभी गांव वालों को बात बताती है। मुझे लग रहा है अब हमें पानी शहर या दूसरे गांव से लाना होगा। ये कोई साधारण कुआं नहीं है, ये कुआं बहुत ही अनोखा कुआं है। नहीं, ये कोई अनोखा कुआं नहीं है, बल्कि भूतिया कुआं है। मुझे इस कुएं के पास आने में भी डर लगता है। इसका मतलब तुमने कुछ किया है, तभी ये कुआं हम सबको पानी नहीं दे रहा, हमसे नाराज होके बैठा है। ये अनोखा कुआं कैसे हो सकता है? ये तो इतने सालों से यहाँ है, मुझे तो इतने सालों से ऐसा कुछ नहीं होता दिख रहा जिससे लगे कि ये कोई साधारण कुआं नहीं है। अरे मैं अभी ना इसका समाधान निकालने की कोशिश करता हूँ। अरे ये हरिया कुछ भी बोल रहा है और ये भोला तो बौरा ही गया है। मुझसे या गांव वालों में से किसी से भी कोई भी गलती हुई हो, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये सब ना जो कुछ भी हुआ है वो मेरे कारण हुआ है। ना मैं पानी भरने आता, ना मेरी घड़ी गिरती, और ना ये राज सबको पता चलता कि आप अनोखे हो। मुझे ऐसे लालची लोग पसंद नहीं जो मुझे गंदा करने के लिए पानी में पत्थर और मेरे ऊपर गंदगी डालें। मुझे पता है ये काम भोला ने किया है, तभी कल मैंने शाम को भोला को कुएं के पास चिल्लाते हुए सुना था। फिर भी तुम मुझे बचाने नहीं आए? लगता है तुम्हारे अंदर का इंसान मर चुका है। हमारी गलतियों को माफ करना, अब से हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं हरिया की नेक दिली और ईमानदारी की वजह से फिर से एक बार इन गांव वालों को पानी दे रहा हूं, लेकिन आइंदा किसी ने भी मेरे पानी को गंदा करने की कोशिश की या मेरे अंदर कोई भी पत्थर फेंकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये तो सच में अनोखा कुआं है और ये भोला तो है ही लालची, इसे तो इस आसपास कुएं के भटकना भी नहीं चाहिए। इस तरह अनोखा कुआं एक बार फिर से गांव के लोगों को पानी देता है और उनकी प्यास बुझाता है। वरना कुछ लालची लोगों ने तो कुएं को हमेशा के लिए बंद करने का सोच ही लिया था।